देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 था हमारा, कंटिन्यूशन जो चल रहा था वही देखते हैं। और लास्ट जो हम लोगों ने बात की थी वो सात्विक मन के 12 गुण कहा था आपको, जरूरी क्या है इसके अंदर, प्रतीक्षा, समविभाग रुचिता, है ना, राजस मन 11 गुण है, अटनशीलता सबसे जरूरी जो कैरेक्टर है, तो अटनशीलता याद रखोगे। तामसिक मन 8 गुण है, तो कोई खास तो है नहीं इसमें। नास्तिक फिर भी चाहो तो याद कर लो। आधर्मशील, नास्तिक और आधर्मशीलता। नेक्स्ट है पंच महाभूतों के गुण, इसको ध्यान से देखोगे। देखेंगे तो आकाश, आकाश के गुणों में देख रहे हो आप, सत्व गुण। ये चीज आप पहले से जानते हो, शायद चरक सूत्र में डिस्कस किया है हमने बात, देख लेंगे। आकाश सत्व गुण प्रधान होता है, जो वायु है वो रजगुण प्रधान है, और पृथ्वी तम गुण प्रधान है। प्लस पृथ्वी के पास जल है, तो जल के अंदर तम गुण भी है। इसी तरह वायु के पास अग्नि है, तो वहां पे रजगुण भी है। ठीक है, बाकी सत्व दोनों में कॉमन है, अग्नि में भी और जल में भी। तो आकाश सत्व गुण वाला, वायु रजगुण वाली, और पृथ्वी तम गुण वाला। बाकी अग्नि के अंदर सत्व के साथ रज, जो ऊपर वायु में भी है, और जल में सत्व के साथ तम, जो पृथ्वी में भी है। नेक्स्ट देखो, आपको बताया था अनुप्रविष्ट गुण, तो वही बात लिखी हुई है कि अन्यो अन्यानुप्रविष्टानि सर्वन्यतानि निर्दिशेत, कि ऐसा कहा जाता है कि एक महाभूत अपने गुणों से दूसरे महाभूत में भी प्रवेश करती है। ठीक है, तो आकाश में तो है नहीं कोई अनुप्रविष्ट गुण, लेकिन आकाश के बाद जो है उन सब में अनुप्रविष्ट गुण होता है। तो जैसा आपको मैंने वायु का बताया था कि वायु का अनुप्रविष्ट गुण बोलो क्या है, शब्द। शब्द। क्लियर है। आगे देखेंगे, एक वेदांत का पंचीकरण सिद्धांत है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सिद्धांत क्या कहता है कि हम किसी भी द्रव्य की बात करें दुनिया में, तो प्रत्येक द्रव्य 5 महाभूतों से मिलकर बना है, यानी प्रत्येक द्रव्य पंचभौतिक है। लेकिन फिर भी हम ऐसा कहते हैं कि भाई ये पार्थिव द्रव्य है या आग्नेय द्रव्य है, तो वो क्यों कहते हैं कि हमने कहा पार्थिव द्रव्य, तो मतलब ये है कि उसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है, डोमिनेंसी है ना, वो भी कितनी है, 50%। तो जिस नाम से हम जानते हैं उसको कि भाई आग्नेय द्रव्य है, पार्थिव द्रव्य है, तो वो महाभूत उसमें 50% होगा, और बाकी जो चारों हैं वो 1/8 1/8 होंगे। इसी को बोलते हैं वेदांत का पंचीकरण सिद्धांत, तो ये याद रखोगे। ठीक है ना। आगे चलिए, ये भी जरूरी बात है, अगला जो पॉइंट है ध्यान से देखना। दो परमाणु से मिलकर एक अणु मिलता है ना, दो एटम से मिलकर एक मोलिक्यूल, और 3 अणु से मिलकर एक त्रसरेणु बनता है। आकाश के अंदर एक त्रसरेणु होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे महाभूतों में, मतलब आकाश, फिर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो एक एक त्रसरेणु बढ़ता चला जाएगा। आकाश में एक है, वायु में 2 लिखे हैं, इसी तरह अग्नि में 3, जल में 4, पृथ्वी में 5 त्रसरेणु। क्लियर। तो पृथ्वी के अंदर कोई आपसे पूछे कितने अणु होते हैं, तो मैंने कहा एक त्रसरेणु में 3 अणु हैं, तो कितने हो जाएंगे, 5 त्रसरेणु हो गए, तो 15 अणु हो गए टोटल। बात क्लियर है। अब मैं पूछूं कितने परमाणु होते हैं पृथ्वी के अंदर, तो 15 अणु हैं। 30। ठीक है बेटा, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई 30। कर देंगे, 30। मेरी बात सबकी समझ में आ गई जो मैंने कहा है। ठीक है। मनीषा, अग्नि में कितने परमाणु होंगे। सर मेरे को समझ नहीं आया अभी। क्यों नहीं बोला आपने, जब मैंने कहा कि समझ में आ गया सबकी, तब कोई नहीं बोला, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। देखो आकाश के अंदर एक त्रस रेणु है, ठीक है। आगे बढ़ो, बोलो आकाश के बाद अगली महाभूत कौन सी है। वायु। वायु। वायु में 2 त्रस रेणु। फिर अगली, अग्नि। मनीषा आप ही बोलो, बाकी नहीं, मनीषा मनीषा। बोलो सिर्फ। अग्नि। आका अग्नि। पांचों के नाम बोलो महाभूत के पहले क्रमशः। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 महाभूत हो गए। आकाश में एक त्रस रेणु है, ठीक है। एक त्रस रेणु में कितने अणु हैं, 2। बेटा 3 ना, त्रस रेणु कहा ना हमने उसको, समझे।
तो एक जी सर। त्रस्त रेणु, हाँ, एक त्रस्त रेणु के अंदर 3 अणु होते हैं, तो आकाश में कितने हो गए? 3 अणु। बात ठीक है। एक अणु के अंदर 2 परमाणु होते हैं, दो परमाणु। है ना? तो आकाश के अंदर जब 3 अणु है यहाँ पे, तो जब परमाणु निकालने होंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो कितने परमाणु आ गए? 6, जो सामने लिखा हुआ है। छः। ठीक है। अब बताओ वायु में कितने त्रस्त रेणु है? दो। तो अणु कितने हो गए? तीनों। दो। छः हो गए सर। बेटा मनीषा, समझ में आ रहा है औरों की बात सुन के? नहीं, अपना बताओ, हाँ समझ जी में आ रहा सर। है ना? चलो, जल में बताओ मुझे मनीषा, जल के अंदर कितने अणु हैं? चार वो हैं त्रिश्रेणु ना। चार त्रिश्रेणु है सर। तो अणु कितने हैं? चार बारह। 12 सर। 12। परमाणु कितने हैं? परमाणु 24। ठीक है। बाकी किसी को समस्या अब समझ में आ गया ना मनीषा? हाँ जी हम्म, सर। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर लोगे? किसी और को समस्या ना समझ में आया हो? आ गया, अच्छी बात है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप निकाल सकते हो क्वेश्चन, अगर पूछा जाए कितने अणु है या कितने त्रस्त रेणु है या कितने परमाणु, और क्वेश्चन आ चुका है ऐसा, है ना? तो समझ लेना, अच्छे से जान लेना इसको। आगे देखते हैं। सर एक बार बता दो। फिर बता दूं एक बार, किसका सवाल है? सर मेरा, सूरज। सूरज। सूरज तो आप ही जवाब दोगे जो पूछूंगा, है ना? क्योंकि तभी समझ में आएगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि अग्नि के अंदर कितने, अग्नि जो है वो कौन से नंबर पे आती है महाभूतों में, अगर हम अपने क्रम की बात करें? तीसरे। तीसरे पे आती है। और इस तरह से आकाश है वायु। कि जो, हाँ ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो जो पहला महाभूत है ना, उसमें एक त्रसरेणु हम्म, होता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, यानी पांचवें महाभूत की तरफ, तो त्रसरेणु एक एक बढ़ते चले जाएंगे। तो आकाश में एक है, तो सबसे लास्ट जो पृथ्वी है उसमें 5 हो गए। क्लियर? 5। हम्म। जी। एक त्रस रेणु, नाम इसलिए है त्रस, यानी 3 जिसके अंदर होते हैं अणु। ठीक है ना? जी। तो आकाश के अंदर 3 अणु हो गए। एक अणु हम्म, में 2 परमाणु होते हैं, तो इसलिए 3 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 परमाणु हो गए। बात समझ में आ गई? 3 अणु है इसके अंदर, एक तरस रेणु है, और 6 परमाणु है। इतनी बात क्लियर है आकाश के अंदर? जी, क्या क्या एक बार फिर बोलना सर। बेटा आकाश में एक तरस रेणु है, जी। ठीक है? हम्म, एक तरस रेणु के अंदर 3 अणु होते हैं, तभी इसका नाम है जी। तरस रेणु, क्योंकि 3 अणु है इसके अंदर। ठीक। तो कोई पूछे अणु कितने हो गए आकाश के अंदर, तो कितने हो गए? 3। 3। अब एक अणु के अंदर 2 परमाणु होते हैं, तो अगर मैं पूछूं जी। परमाणु कितने हैं, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने हो गए? 6। 6। अगली जो महाभूत है वायु, उसमें त्रसरेणु एक बढ़ जाएगा, तो वहां कितने हो गए त्रसरेणु? 2। तीसरे 2। ठीक है ना? अब 2 त्रसरेणु है, तो अणु कितने हो गए बोलो? अणु 6। करेक्ट है ना? तो 6 हो गए। और 6 अणु है, तो परमाणु कितने हैं बोलो? 12। करेक्ट। तो बस यही चीज है। अगले पे आ जाओगे तो 3 त्रसरेणु हो जाएंगे अग्नि के अंदर। बात समझ में आ रही है? उसमें उसी तरह निकाल लोगे सर। जी। क्लियर? जी। ठीक है। जी। चलो आगे देखेंगे। आगे बेटा प्रकृति और पुरुष के बारे में बता रखा है कि इनमें क्या चीजें समान है और क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इसको आगे टेबल बनी है, आप वहां देख लो, ज्यादा आसान है। हम्म, तो ये जो टेबल बनी है, यहाँ बता रखा है कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या चीजें इनके अंदर अलग होती हैं। तो पहले समानता देख लो, कि दोनों ही अनादिकाल से चले आ रहे हैं, मतलब प्रकृति पुरुष, अंत है नहीं इन दोनों का कुछ भी, निराकार है, नित्य है, तो इस पे सवाल नहीं आता। इस वाले पोर्शन पे सवाल नहीं आता। ठीक है, प्रकृति पुरुष की समानता के ऊपर। विषमता देखो, वो जरूरी है। प्रकृति एक होती है, लेकिन पुरुष में आप पढ़ते हो पुरुष बह वस्तु, ध्यान आ रहा है? तो बह वस्तु का मतलब अनंत। ठीक है, आत्मा अनंत है, हम सारी आत्माएं ही हैं, हम पढ़ भी रहे हैं जो, है ना? तो आत्माएं अनंत है, मतलब पुरुष अनंत है। एक बात। फिर प्रकृति हमने देखा जड़ है ना? उसमें चेतनता नहीं होती, लेकिन चलने की इसके अंदर क्षमता है। और पुरुष जो होता है वो अचेतन है, पुरुष अचेतन है। एक मिनट, गलत बोल गया बेटा मैं। प्रकृति जो है वो अचेतन है, और पुरुष चेतन
युक्त है ना, समझ गए ना, यहाँ थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, नहीं है करके लिख दिया तो इसलिए कंफ्यूजन हो मुझे। तो प्रकृति जो होती है वो अचेतन होती है, पुरुष चेतनता युक्त होता है, लेकिन पुरुष चल नहीं सकता, प्रकृति में चलने की क्षमता होती है। ये बात हम कर चुके हैं। पंगु अंध न्याय आपको करके बताया था ना, पंगु अंध न्याय वो यही था, ध्यान आ रहा है ना। कहानी एक लंगड़े वाली और अंधे वाली, वो इसी पे ही निर्भर थी, इसी सिद्धांत के ऊपर। आगे देखो, जो मेन बात है उसको ध्यान से देख लो। यहाँ लिखा है कि अमध्यस्थ धर्मिणी, ये वर्ड ध्यान रखना, अमध्यस्थ धर्मिणी। ये जो शब्द है कि प्रकृति जो है बीज धर्म वाली है, इसका मतलब ये लिखा है पुरुष बीज धर्म से रहित है, मतलब ये है कि उत्पन्न करने की क्षमता कि प्रकृति के अंदर होती है ना। तो उसके लिए शब्द आया अमध्यस्थ धर्मिणी। ये शब्द याद रखोगे आप। वही कि प्रसव धर्मता होती है इसके अंदर, इसमें नहीं होती है। ये प्रकृति सुख दुख को भोगने वाली है, पुरुष यानी आत्मा जो है सुख दुख से शून्य है। ठीक, अगेन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो पीछे मैंने आपको बताया कि पुरुष के गुणों के अंदर सुख दुख, इच्छा द्वेष, ध्यान आ रहा है, निमेष उन्मेष सब पढ़ा है मैंने आपको। लेकिन अब ऐसे ही याद रखा जाता है कि भाई पुरुष को जो है सुख दुख नहीं होते, उनसे शून्य है, लेकिन गुणों में वहां दिया हुआ है। ठीक, तो कुल मिला के याद क्या रखना है, वो ये याद रखना है कि प्रकृति एक है, पुरुष अनंत है, प्रकृति जड़ है, पुरुष जो है वो चेतनता युक्त है, लेकिन मतलब चल नहीं सकता। ठीक है, और बीज धर्म वाली होती है प्रकृति, यानी अमध्यस्थ धर्मिणी। ये शब्द याद रखेंगे, बस इतना ही याद रखना है आपको। आगे चलिए, यहाँ पंच महाभूतों के गुण लिखे हुए हैं, देख लो एक बार। बता दिया होगा कि आकाश का गुण होता है छिद्र समूह, विविक्तता। ठीक है, वायु का गुण सर्व चेष्टाएं, सारी वायु से होती हैं, शरीर में स्पंदन होना, लघुता होना। तेज का गुण वर्ण संताप, भ्राजी, उष्णता, शौर्य, तैक्षण्य, सब कुछ। जल के गुणों में गुरुता और स्नेह। पृथ्वी के गुणों में कि जितनी भी मूर्त चीजें हैं जो हमें दिखाई देती हैं वो सब पृथ्वी से बनती है ना, कि मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, और गुरुता होती है। ये ध्यान आ रहा होगा कि चरक की हम बात करते हैं तो लघु कौन है कि आकाश है, गुरु कौन है कि पृथ्वी है, और सुश्रुत की बात करते हैं तो लघु कौन है, बोलो। वायु। 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 और गुरु कौन है? वायु। जल है। पृथ्वी प्लस जल, जल और ठीक है ना, पृथ्वी। तो जल और पृथ्वी इन दोनों को गुरु का है ना। तो वही वाली बात यहाँ लिखी, और कुछ नया नहीं है, तो इसलिए रटने की जरूरत नहीं है यहाँ से, आपको ऑलरेडी जो याद है वही याद रखना है। नेक्स्ट हो जाओगे चैप्टर नंबर 2। चीजें यहाँ की भी रिसेंटली आप लोगों ने जो संडे को लेक्चर हमने किया था वहां देखी हैं काफी सारी, तो यहाँ देख लोगे। तो चैप्टर नंबर 2, शुक्र शून्य शुद्धि शारीरिक है, शुक्र दोष सुश्रुत के 11, भेल के 7, और अन्य के लिखे हुए हैं 8 होते हैं। ठीक, अंशुल 11 में से कितने असाध्य होते हैं? माइक ऑन करोगे बेटा, माइक ऑफ है आपका, नहीं ध्यान आ रहा। सुशर्मा, सुशर्मा ने भी क्लास नहीं की शायद। शिवांगी, नहीं सर। हम्म, बेटा 2-3 बार हाल फिलहाल में ये इस बारे में बात हो गई। इवन जब मैंने आपको गाइड भी पढ़ाई है ना, अभी 2 लेक्चर लिए हैं, उन दोनों लेक्चर में दोनों बार बात हुई है हमारी, दोनों संडे में बात हुई है इसके बारे में, जानता हूँ ये बात। रोहित, सर 8 तो नहीं। हाँ सर 8 तो नहीं है। अच्छा, अच्छा, स्क्रीन पे मैंने लिखा है, बोल दो क्या क्या है। मुस्कान, 5 जो होते हैं वो साध्य होते हैं, 4 हाँ कृत साध्य साध्य है, होते हैं 4 और 2 कृत्य साध्य साध्य होते और हैं। 2 असाध्य। ठीक है, 5-4-2, सुख साध्य, कृत साध्य, असाध्य है, इस तरह देखे थे 5-4-2। यही नंबर याद रखना है, आपसे कहा था गाइड के अंदर गलत है, तो यही नंबर याद रखना है। बाकी देख लो। अगली चीज, यहाँ चैप्टर में जो पढ़ेंगे फिर बहुत कंफ्यूजिंग है, लोगों ने इसीलिए निकाल के नंबर लिख दिया है, तो इसके अंदर वो नहीं करोगे, है ना, कंट्रोवर्सी की सर यहाँ तो ऐसा दिया हुआ है, दिया हुआ है, नहीं कुछ नहीं, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है। तो देख लोगे यहाँ कौन कौन से शुक्र दोष हैं। तो वातिक, पैतिक, कफज, एक कहने हैं रक्त की वजह से हो रहा है, कुड़प गंधी। ठीक है, मुर्दे के समान गंध आना। कफ और वात की वजह से ग्रंथिभूत शुक्र दोष होता है। पित्त और कफ की वजह से पूती पुए निभम, यानी फाउल स्मेल आना, पूती पुए।
वात और पित्त की वजह से क्षीणता। याद कैसे रखोगे? तो याद रखना कि रक्त निकला तो कोई मर गया होगा, मतलब कुड़प यानी मुर्दे की गंध, समझ गए? रक्त निकला तो कुड़प गंधी, ऐसा करके। कफ और वात से ग्रंथि। तो ग्रंथि कहते हैं गांठ बन जाना कहीं जैसे। तो वात कफ को सुखा देता है, तो वैसे ही याद रखते हैं हम लोग। तो वात कफ से ग्रंथिभूत। पित्त और कफ की वजह से पूतिपुए। जब कोई पी के आता है ना, तो लोग ऐसे करते हैं ना, मुंह से फाउल स्मेल आ रही है उसके, अरे पी के आया है, अल्कोहल लिया है सब, तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि पी के आया है तो स्मेल आ रही है, पूती, ऐसा। तो पूतिपोए निभम। नेक्स्ट है वात और पित्त की वजह से तो क्षीणता होती है, क्योंकि वात भी सुखाने का काम करता है और पित्त भी जलाने का काम करता है, तो चीजें सूख के और जल के छोटी हो जाती हैं। ठीक है ना, तो क्षीणता हो गई, वहां कम हो जाती है। आगे देखेंगे रक्त की वजह से होने वाले और जो द्विदोषज कंडीशन है, कह रहे हैं चार हैं जो कृत साध्य होते हैं। रक्तज वाला और द्विदोषज वाले कृत साध्य हैं। मूत्र पुरीश गंधी, ये दोनों सन्निपातिक होते हैं और दोनों असाध्य होते हैं। जब मूत्र या पुरुषी गंज आती है शुक्र में, वो सन्निपातिक कंडीशन है और वो दोनों असाध्य हैं। बाकी यानी कि जो बचे पांच, वो साध्य होता है। क्लियर? तो ऐसे ही याद रखोगे, ज्यादा माइंड नहीं लगाना कि रक्तज और द्विदोषज कृत साध्य हैं, चार होते हैं। मूत्र पुरुषी गंध वाली दोनों कंडीशन सन्निपातिक हैं और असाध्य हैं। बाकी जो पांच कंडीशन रह गई वो साध्य होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ आर्तव दोष। आर्तव दोष 8 होते हैं। रक्त की वजह से होने वाला, दो दोषों की वजह से होने वाला और सन्निपात से होने वाले, पांच असाध्य होते हैं। और बाकी जो बचे यानी तीन, वो साध्य होता है। तो आर्तव दोष 8 है, पांच साध्य और, माफ करें, पांच असाध्य और तीन साध्य। उनमें सिर्फ तीन साध्य हैं, यानी कि एक दोष वाले। बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे ही याद रखना, यहाँ पांच असाध्य हैं। नेक्स्ट चलिए, अष्टांग हृदय की बात करें तो उन्होंने भी शुक्र दोष बता दिए। देखो यहाँ वातिक, पैतिक, कफज, रक्तज, वात कफज, वात पित्तज, रक्त पित्तज और सन्निपातज। तो वात कफज ग्रंथि सेम ही है सुश्रुत की तरह। वात पित्त क्षीण अगेन सेम है। रक्त और पित्त की वजह से देख रहे हो पुए, जबकि पीछे आपने देखा था कफ और पित्त की वजह से, तो हमने याद किया था पीके, है ना, आपके पित्त और कफ की वजह से पूती पोए निभम। और यहाँ अष्टांग हृदय में रक्त और पित्त की वजह से पुए हो रहा है। अष्टांग संग्रह ने भी सुश्रुत के जैसे लिखा है, ये सिर्फ अष्टांग हृदय की बात है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अष्टांग हृदय का है, रक्त और पित्त की वजह से पुए। और सन्निपातज कंडीशन है जहां मूत्र और पुरुष वाली बात होती है, ये भी आप जानते हो, ये सन्निपातिक कंडीशन है, मूत्र और पुरुष वाली। आगे देखिए, कुड़प, ग्रंथि, पूती, पुए, क्षीण, शुक्र, आर्तव, चाहे शुक्र दोष हो चाहे आर्तव दोष हो, कह रहे हैं इस तरह वाले सारे जो होते हैं वो कष्ट साध्य हैं। जो सन्निपातिक कंडीशन है, चाहे शुक्र दोष हो चाहे आर्तव दोष हो, कह रहे हैं वो असाध्य होते हैं। तो वाग्भट ने इजी कर दिया, अलग अलग नहीं किया कि भाई शुक्र दोष की अलग बात करेंगे, आर्तव दोष की अलग बात करेंगे। सिंपल सी एक बात कर दी कि जितनी भी बाकी सारी कंडीशन है वो सब कृत साध्य हैं। कुड़पगंधी, ग्रंथि, पूती, पुए, क्षीण, ठीक है, सब की सब। और बाकी शुक्र और आर्तव दोष जो त्रिदोष की वजह से हो रहे हैं वो साध्य होते हैं। और एक दोष जो है वो साध्य है, कहने का मतलब ये है इनका। आगे चलोगे, अब चिकित्सा बताई हुई है। तो वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन चिकित्सा पे भी एक आध बार सवाल आया हुआ है ना, आ जाए तो फिर चीज जरूरी हो जाती है, तो देखना तो है। तो कुड़पगंधी शुक्र की चिकित्सा, धात की पुष्प, खदिर, दाड़िम, अर्जुन, इनसे सिद्ध किया हुआ घृत या शाल सरादी गण के द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत, इसका इस्तेमाल करना। ट्रिक मैंने लिखी है मगर बहुत अच्छी है नहीं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो कुड़पगंधी शुक्र की चिकित्सा, धात की पुष्प आदि, ऐसे याद कर लेना चाहो तो घृत, है ना, धात की पुष्प आदि द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत या साल सरादी गण के द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत, तो रटना ही है आपको। नेक्स्ट है ग्रंथिभूत शुक्र की चिकित्सा, तो शटी, सिद्धम, पलाश। ठीक है, मतलब शटी, पलाश इत्यादि, मतलब यह है कहने का कि शटी, पलाश आदि द्रव्यों का प्रयोग ये किया जाता है ग्रंथिभूत शुक्र की चिकित्सा में। बुक्स अगर देखना चाहो तो बेटा आपकी बुक्स में है ये श्लोक नंबर 7, 8, 9, इनमें आपको चीजें मिल जाएंगी। तो 8 नंबर श्लोक है, ठीक है, तो घृत ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शटी का और पलाश का कह रहे हैं। नेक्स्ट है पुय दोष शुक्र की चिकित्सा, तो परुषक, वट आदि भ्यम,
तो परुषक, वट आदि वृक्ष जो है इनसे सत्या व घृत पूरी दोष की चिकित्सा में, पुरीश गंधी शुक्र की चिकित्सा में चित्रक, उशीर आदि द्रव्यों सत्या व घृत। कम से कम पहला द्रव्य याद कर लेना आदि करके, कि परुषक आदि, चित्रक आदि, ऐसा याद करने की कोशिश कर लेते हैं। पहला है कुड़ब गंधी, तो धात की पुष्प आदि, है ना। तो कई बार होता है कि फाउल स्मेल जब ऐसी आती है कि कुछ सड़ने की गंध जब आती है, जैसे कुड़ब गंधी, है ना, तो लोग धत कहते हैं, अरे धत बड़ी गंदी स्मेल है, ऐसा करके। तो वैसे याद कर लो कि धात की, कुड़ब गंधी में। ग्रंथिभूत, शटी, देखो कोई ग्रंथि क्यों बनती है, गांठ क्यों बनती है, जब चीजें आपस में चिपक जाती है ना। जब चिपकने को कहते हैं सटना, मतलब पास हो जाना बिल्कुल। तो उस तरह भी याद कर सकते हो कि ग्रंथि कब बनी, जब कोई चीज सट जा रही है, अब ज्यादा क्लोज हो जा रही है, तो चिपक जा रही है आपस में। तो इस तरह याद रख सकते हो। पुए दोष, देखो पुए और परुषक दोनों ऐसा कर सकते हो, पा वाले हैं, पुए और परुषक ऐसा करके। और नेक्स्ट है पुरीश गंधी, तो वहां लिखा है चित्रक, उशीर, हिंगू। तो देखो पुरीश जो होता है ना मल, और हिंगू जो होता है, हिंगुल का एक नाम होता है, चाहो तो लिख सकते हो, डेविल्स डंग बोला जाता है इसको, डेविल्स डंग, है ना। डंग मतलब गोबर को कहते हैं वैसे, तो वो भी पुरीश ही है देखा जाए तो पुरीश गंधी शुक्र की चिकित्सा में हिंगू आएगा, मतलब डेविल्स डंग आएगा। इस तरह करके भी याद रख सकते हो, बाकी आपका मन है कैसे याद करोगे। नेक्स्ट चलेंगे, शुद्ध शुक्र के लक्षण। स्फटिक आभम, द्रवम, स्निग्धम, मधुरम, मधुगंधी च, शुक्रम इच्छन्ति केचित्तु तेल शोध निभम तथा। तो आप जानते ही हो कि वाग्भट ने उसको लिखा है कि भाई तेल के समान वर्ण का भी होता है, मैं आपको कल परसों पढ़ा भी रहा था ये बात, है ना। बाकी हम घृत और शोद्र के वर्ण का नॉर्मली पढ़ते हैं। इसके अलावा स्फटिक की आभा वाला होता है, मधुर है, मधुगंधी है, एक द्रव है, ये चीज याद कर लेना। शुक्र को द्रव करके लिखा हुआ है। आगे देखो, वाग्भट, उन्होंने आर्तव का प्रमाण बताया 4 अंजलि, है ना। तो आर्तव हो चाहे मूत्र हो, दोनों 4 अंजलि होते हैं। असरक दर वाला श्लोक है, यहाँ लिखा नहीं है पूरा, लेकिन अब तो आपको याद हो गया होगा, तदेवती प्रसंगिन वाला श्लोक है। तो देख लेना, निदान मतलब जरूरी है कि क्या निदान है असरक दर का, तो अति प्रसंग, ठीक। भेद देख लो, वो भी याद होंगे आपको, चरक शारंगधर 4 भेद, विपिकेश संग्रह के 3 भेद ही हैं, वातिक, पैतिक, कफज। माधव भाव प्रकाश योग रत्नाकर 4 भेद, कफ, पित्त, वात और सन्निपात। दिव्या, यस सर। माधव ने पहले कफ दोष लिखा है, क्यों? कुसुम, सूरज, ज्योति। हाँ जी सर। सवाल पूछा मैंने। सर कॉल आ गया था बीच में, ये माधव वाला ना। हाँ, माधव ने कफ दोष क्यों पहले लिखा है? हाँ सर, पेन होता है, मतलब वेदना होती है इसलिए, शूल को ज्यादा बताने कफ के में। लिए। अच्छी बात है। हाँ, शूल को बता। तो बाकी लोग नहीं पढ़ना चाहते, क्या बात है? मुस्कान, भाव प्रकाश पहले कफ लिखा है। सर रक्तस्राव ज्यादा होता है इस वजह से। रक्त अति प्रवृत्ति दर्शाने के लिए पढ़ा चुका हूँ। देखो मन है, मैंने कहा ना, जिसे सिलेक्शन लेना है, जिसे पता है, तय है कि मुझे क्या करना है, वो पढ़ रहा है। वो वेट नहीं कर रहा कि सर बोलेंगे तो हम याद करेंगे, या हम पे पर्टिकुलर सवाल आएगा किसी दिन, हो सकता है हम बचते ही रहे लास्ट तक, हमारा नंबर ना आए, होता है कई बार। तो जब आपका नंबर ना आए ना, सवाल पूछने का मैं सवाल ना पूछूं, तो खुश हो जाना, क्योंकि दो में से एक बात है, या तो मैं भी मान चुका हूँ कि आप नहीं पढ़ना चाहते, है ना, या फिर मैं ये मान चुका हूँ कि आप तो पढ़ ही रहे होगे। मैं सिर्फ उन्हीं लोग से सवाल नहीं पूछता जो लोग बचते हैं और खुश होते हो कि हम बच रहे हैं। आप बच नहीं रहे हो, स्क्रीन पे दिखाई तो देते ही आप कौन कौन है यहाँ क्लास के अंदर। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से सवाल नहीं करता जब मैं उम्मीदें खोने लगता हूँ कि आप नहीं पढ़ रहे हो। तो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमेशा ऐसा हो कि मैं आपकी तरफ देखूं कि हाँ भाई, इधर तो जवाब आ ही जाएगा। और ये बहुत गलत बात है, जो 2 सवाल आज किए, इनके जवाब जरूर आने चाहिए थे, ये वाला भी, और जो पीछे पूछा था, कितने साध्य कितने असाध्य, जरूरी दोनों सवाल हैं इस चैप्टर के, और कुछ ज्यादा खास है नहीं इस चैप्टर के अंदर। लक्षण देखोगे आगे, असृक दरो भवेत सर्वा सांग मर्दा सावेदना,
तस्य अतिवृत्तो दौर्बल्यम भ्रमं मूर्छा तमस्त्रशा दाह प्रलाप पांडुत्वम तंद्रा रोगश्च वातजा। तो असरक दर, इसमें एक तो अंगमर्द होता है, वेदना होती है, अधिक बढ़ जाने पे दुर्बलता, भ्रम, मूर्छा, तम, तृष्णा, दाह प्रलाप पांडुता, तंद्रा और वातिक रोग होते हैं। पहचान लेना श्लोक आया कि किससे संबंधित है, असरक दर वर्ड नहीं देगा, बाकी देगा पूरा श्लोक कि किससे संबंधित है। तो असरक दर रोग का लक्षण है। ठीक है, सारे संघर्ष जरा सी देर में खत्म हो जाते हैं। अभी 22-23 तारीख को देखोगे, जो लोग, आप में से कुछ लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा यहाँ, कि जो परेशान थे, काफी परेशान थे, कुछ ऐसे लोग थे हमारे बीच में, है ना। लेकिन बस वो थोड़ी सी मेहनत ईमानदारी से जब कर ली, और अब 22-23 तारीख को लेटर मिल जाएगा ज्वाइनिंग का काफी सारे लोगों को, है ना, अभी 3-4 दिन के बाद। तो पहले की सारी सफरिंग, आप कौन हो, आप कहाँ से आते हो, आपने लाइफ में क्या किया था, सब खत्म हो जाता है ना। एक नया स्टेटस शुरू हो जाता है ना। फिर आप वैसे ही जाने जाओगे कि आप अब क्या हो गए हो 22 तारीख के बाद। ठीक है, तो वो थोड़ी सी मेहनत है, जो समझ गया उसकी वैल्यू वो समझ गया, जो नहीं समझा बेटा तो ठीक है ना। है तो बहुत, डॉक्टरों की कमी थोड़ी है, आयुर्वेद डॉक्टरों की बिल्कुल कमी नहीं है। फिर कहते रहना कि आयुर्वेद तो बेकार है, कुछ मिलता नहीं यहाँ तो। चिकित्सा में देख लेंगे, तो कह रहे हैं जो रक्त पित्त रोग की चिकित्सा की जाती है, वही चिकित्सा सर दर्द में भी करनी है। दोनों में लक्षण क्योंकि सेम ही है, तो रक्त पित्त की भी वही चिकित्सा है, मतलब ये फिर असर दर्द की कह लो वही चिकित्सा है जो रक्त पित्त की है। और यहाँ देख पा रहे हो, रक्त पित्त के लिए वासा एक द्रव्य होता है, तो वो श्रेष्ठ कहा गया है रक्त पित्त की चिकित्सा में। तो वो श्लोक लिखा हुआ है यहाँ। कह रहे हैं वासाया विद्यमानाया आशाया जीवितस्य च रक्त पित्ती शयिकासी किमर्थम अवसिद्ध्यति। कि वासा के विद्यमान होते हुए रक्त पित्त क्षय और कास के रोगी जो जीने की आशा रखते हैं, मतलब उम्मीद करते हैं कि भी और जिएंगे हम, तो वो क्यों दुखी होता है। कि वासा है तो मतलब उनको बचा लेगा। ठीक है, तो याद रखना। तो 3 रोग हैं, हम लोग ऐसे याद रखते हैं, रक्षक करके वर्ड याद रखते हैं कि वासा जो है रक्षक है। तो वासा रक्षक यानी रक्त पित्त क्षय और कास। श्लोक किसका है खास बात नहीं है, फिर भी देखना चाहो तो वरण माधव चक्रधर हारित का श्लोक है। नेक्स्ट है नष्ट आर्तव। तो नष्ट आर्तव कंडीशन क्यों होती है, मतलब एमिनोरिया क्यों हो रहा है, कह रहे हैं। तो दोषैर आवृत मार्गत्वाद आर्तवम नश्यति स्त्रिया। तो दोषों से मार्ग आवृत हो जाने की वजह से, ठीक है, कि रक्त जो है वो रुक गया, दोषों ने मार्ग आवृत कर लिया। यहाँ दोषों के नाम नहीं लिखे, लेकिन यहाँ देख पा रहे हो संग्रह ने दोष भी लिख दिए कि वात और कफ है जो रक्त को रोक लेते हैं। ठीक है, पित्त तो है ही, वो रक्त मतलब पित्त के जैसा होता है, तो वो तो हो नहीं सकता अपने आप फैक्टर। तो वात और कफ दोष है जो रोक लेते हैं रक्त को। अब चिकित्सा में बता रहे हैं कि वो द्रव्य खाने हैं जो पित्त को बढ़ाने वाले द्रव्य हैं, क्योंकि रक्त की कमी हुई है कहीं ना कहीं। बात समझ रहे हो ना, रक्त और पित्त एक जैसे हैं, रक्त की कमी हो गई है कि एमिनोरिया हुआ, तो क्या द्रव्य खिला रहे हैं, पित्त को बढ़ाने वाले। मत्स्य, कुलथ, अम्ल द्रव्य, तिल, माश, सुरा। याद रखना, ये पूछे जाते हैं द्रव्य। तो मत्स्य, कुलथ, अम्ल, तिल, माश, सुरा, ये सब द्रव्य हितकर हैं। उच्छ्विच, दधि, शुक्त। तो तकर का प्रकार है उच्छ्विच, जो आप देख पा रहे हो ना, दधि है, शुक्त है, क्या ये द्रव्य प्रयोग कराता है। नेक्स्ट लिखे भी हैं कि भाव प्रकाश तक्र 5 प्रकार के होते हैं, तो देख लोगे यहीं पे एक शब्द आया उच्छ्विच, ये वाला। तो भाव प्रकाश तक्र 5 तरह के, घोल, मथित, तक्र, उच्छ्वित और छच्छिका, ऐसे 5 भेद दिए उन्होंने तक्र के ही। नेक्स्ट है चिकित्सा। तो शीणार्तव की चिकित्सा नष्टार्तव के समान करते हैं, कि चाहे नष्टार्तव हुआ हो चाहे शीणार्तव हुआ हो, है ना, कम मात्रा में श्राव हो रहा हो या फिर बिल्कुल ही एविनोरिया हो गया, तो दोनों कंडीशन में कह रहे हैं चिकित्सा सेम होती है। आगे शुक्र का वर्ण, गर्भ का वर्ण आप पढ़ चुके हो, घृत मंड आप तो गोर, तेल आप तो कृष्ण, मधु आप तो श्याम, हम जानते हैं ऑलरेडी। चरक का देखोगे शुद्ध शुक्र का लक्षण। अभी सुश्रुत में आपने देखा, मैंने एक वर्ड दिखाया था द्रव, कहा था स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है। तो वहां द्रव गुण बताया गया सुश्रुत में, यहाँ देख पा रहे हो घन, बस यही जरूरी बात है, बाकी तो नॉर्मल कैरेक्टर है। स्निग्धम घनम पिच्छलम चा मधुरम चा विदाही चा रेतः शुद्धम विजान्यात श्वेतम स्फटिक सन्निभम। श्वेत है, स्फटिक की आभा वाला है, बाकी स्निग्ध, घन, पिच्छल, मधुर, अविदाही। आगे देखिए ग्रंथिभूत आर्तव की चिकित्सा। शुक्र दोषों की चिकित्सा तो आपने देख ली,
आर्तव दोष की नहीं देखी, तो वो बता रहे हैं कि ग्रंथीभूत आर्तव की चिकित्सा क्या है, तो पाठा त्रयोष्ण वृक्षक आदि द्रव्य जैसे किया वो घृत। तो ग्रंथीभूत में पाठा आदि, ऐसा कर लो कि ग्रंथ पढ़ा, ऐसा करके याद कर लो अगर भूल जाओ तो, कि क्या पढ़ा, कोई ग्रंथ पढ़ा, पढ़ा मतलब पाठा, तो शायद याद रह जाएगा। दुर्गंधित आर्तव की चिकित्सा, तो दुर्गंधित यूज क्या कर रहे हैं, भद्रश्री चंदन, तो समझ में आ रहा होगा कि ये सुगंधित द्रव्य होता है। दुर्गंधित आर्तव है तो सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं, भद्रश्री या चंदन, ठीक है। तो ये भी रटना नहीं है, समझ में आ जाएगा। अन्य चिकित्सा है शाली, यव, मध्य, हितम, मासम च पित्तलम, कि शाली का प्रयोग यव का, मध्य का, इसके अलावा मांस और पित्त को बढ़ाने वाले द्रव्य, अलग अलग रोगों में ये चीजें भी इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध आर्तव, कैसा होता है, अगेन कल फिर देखा था हमने क्लास के अंदर। तो शश असरक प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षा रसोपमम, तो लाक्षा रस के जैसा, शश असरक के जैसा, तद आर्तवम प्रशंसन्ति यद वासो न व्रंचे, कि वो आर्तव मतलब प्रशंसित है जो वासा को व्रंजन ना करे, वासा मतलब कपड़ों का, वस्त्र का रंजन ना करे, मतलब ये है, ठीक है, जिसका स्टेन ना रहे, सिंपल सी बात ये है। तो वैसा होता है शश असरक प्रतिमम और लाक्षा रसोपमम और यद वासो न व्रंजे, याद रखेंगे। आगे जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो भी एक बार चाहो देख लो, कि धोतम च विरज्यमानम, वाग्भट ने भी कहा है ना, चरक गुंजा फल सवर्णम च पद्मालक्तक संनिभम, ये शब्द भी आप देख चुके हो, गुंजा फल, पद्मालक्तक, इंद्रगोप संकाशम। तो इस तरह का है, मतलब शुद्ध रक्त के कैरेक्टर्स वाला, तो कह रहे हैं शुद्ध है। इसके अलावा पांच रात्रि, रक्त का श्राव होना, लक्ष्मी, सुश्रुत ने कितनी रात्रि कहा है, सर 3 रात्रि। वाग्भट ने, वाग्भट ने 5। तीन ही है, ठीक है। कुसुम, ऋतुकाल कितने दिन का बताया गया सामान्यतः, सर 14 दिन। बाकी को भी ऐसे लगता है, 16 दिन। सर मैं 12 days। 12 डेज, मैंने कहा था 12 दिन, 12 दिन होगा। 16 दिन भी हो सकता है, लेकिन मैंने समझाया था वो भाव प्रकाश वाला है, कि पहले दिन से काउंट करते हैं तो 16 दिन है ना, बाकी 3 दिन बाद काउंट करते हैं तो वो 12 दिन वाला कॉन्सेप्ट चलता है। 12 दिन एक बेसिक आंसर जो याद रखना आपको। खैर वापस आ जाओगे, तो पंच रात्रि अनुबंधी नैव अति बाहुल्यात अल्पमार्तम शुद्धम आदिशेत, कि ना तो बहुत अधिक मात्रा में ना ही बहुत कम मात्रा में जो शराब हो, कि वो शुद्ध है। शील आर्तव की चिकित्सा, तो आर्तव, आर्तव क्षय यथोचित काल आदर्शनम अल्पता व योनि वेदना चा, कि आर्तव क्षय की पहचान क्या है, यथोचित काल आदर्शनम, है ना, सही समय पे आर्तस्राव ना होना, अल्प मात्रा में होना और योनि वेदना होना, तो ये लक्षण है आर्तवक्षय के। चिकित्सा क्या है, तत्र संशोधनम आग्नेयांचा द्रव्याणाम विधिवत उपयोगा, तो संशोधन कराना चाहिए। तो वात और कफ दोष हैं, आप देखे हैं, मेनली कफ दोष के लिए मैं संशोधन करा दोगे। इसके अलावा कह रहे हैं आग्नेय द्रव्यों का प्रयोग करोगे, आग्नेय यानी पित्त को बढ़ाने वाले, ठीक है। तो याद रखना चिकित्सा भी संशोधन और आग्नेय द्रव्यों का प्रयोग। ऋतुकाल में क्या क्या चीजें वर्जित हैं और उनको करने से क्या क्या होता है, बालक के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, तो वो चीजें लिखी हुई है। इसको ब्रेक के बाद देखते हैं, काफी सारा है अभी। ब्रेक लो चलो, एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं इसको। एक दो सवाल कर लेते हैं चलो ब्रेक से पहले, है ना, देखें आप कितना याद कर लिया फर्स्ट चैप्टर या बाकी चीजें। एना का लेक्चर सबको याद हो गया अभी जो दिया था। अब कौन ऐसा है हमारे बीच जिसको याद नहीं है वो लेक्चर, सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं, मनीषा सर। सर पूरे नहीं पढ़े, मतलब मनीषा, सर मुझे भी ज्योति, याद अभी वंदना, तो कब याद हो जाएगा आप लोगों को, कल। कल सर। चलो ठीक है, फिर कल ही सवाल करेंगे, नहीं पूछ रहा मैं आज, कि कल सब तैयार हैं। सूरज याद है पूरा चैप्टर, लेक्चर याद हो गया एनाटॉमी वाला, जी सर अभी नहीं हुआ। तो आपने बताया तो नहीं कि याद नहीं हुआ, मैं तो सवाल करने वाला था आपसे। सर अगर पुराना याद हुआ क्या बता थोड़ा। कल हो जाएगा, याद नहीं हो जाएगा, बता दो मुझे कब हो जाएगा सूरज, कल परसों, जब कहोगे उस दिन सुनूंगा मैं। कब हो जाएगा, परसों परसों तक सर। परसों हो जाएगा ना पक्का, लेकिन बात याद रखना अपनी। जी सर। चलो ठीक है, मान लेते हैं।
तो परसों मैं सुनूंगा वो लेक्चर एना वाला जो है, प्लस जो भी पढ़ाया होगा तब तक आपको वो सारा सुनूंगा। सुश्रुत शारीर, चरक नहीं पूछूंगा अभी, सुश्रुत ठीक शारीर। ठीक है, ठीक है। चलो एक ब्रेक लो छोटा सा, 10 मिनट, वापस आओ, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।